नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम अध्ययन कर समझते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को और निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ। रचना ब्रह्म राक्षस। यह मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है। सबसे पहले यह कविता बनारस से निकलने वाली छोटी पत्रिका कवि के अप्रैल 1957 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध के प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित की गई। अंधेरे में के बाद उनकी यह दूसरी महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस कविता फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता रही है। इस कविता की रचना 1957 ईस्वी में हुई थी। प्रकाशन के 5 वर्ष बाद तक मुक्तिबोध इस कविता में संशोधन करते रहे, किंतु ये पंक्तियाँ फिर भी रह गईं। आकार में यह कविता अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन अपने स्वरूप से यह भी एक बड़ी कविता है। मुक्तिबोध की कहानी संग्रह काठ का सपना की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने लिखा है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस का शिष्य भी। अपनी एक डायरी में स्वयं मुक्तिबोध ने लिखा है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है, वही ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है मृत्यु के बाद प्रेत योनि को धारण करने वाला ब्राह्मण। इस कविता में जो ब्रह्म राक्षस है वह अपने पूर्व मानव योनि में एक प्रकांड महत्वाकांक्षी विद्वान था, किंतु उसकी आत्मचेतना को यथार्थ महत्व नहीं मिला और प्राणों से उसकी अनबन हो गई। आत्मचेतना को विश्व चेतना बनाने की अभिलाषा में अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में वह दर दर भटकते रहा, पर उसे योग्य गुरु नहीं मिला, जिससे अतृप्त आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी प्रेत है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि वह काफ़ी पढ़ा लिखा है। केवल संस्कृत का ही नहीं बल्कि अनेक विद्याओं का वह जानकार है। ऐसे बुद्धिजीवी या ब्राह्मण को प्रेत योनि क्यों मिला? उसने कौन सा पाप किया था? इस कविता में मुक्तिबोध ने यही बताया है। ब्रह्म राक्षस 2 खंडों में है। पहले खंड में कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रेतोचित व्यवहार का चित्रण किया है और दूसरे खंड में अपने पाठकों को उसकी ट्रेजेडी से परिचित करवाया है। कविता में ब्रह्म राक्षस और मैं किसके प्रतीक हैं, मूल संशय इसी को लेकर है। इसकी सबसे प्रभावशाली व्याख्या श्रीकांत वर्मा ने की है। उनका दावा है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उनके शिष्य की भी भूमिका में भी खुद वे ही उपस्थित हैं। ये दोनों चरित्र अलग अलग न होकर एक ही व्यक्तित्व के 2 भीतरी पक्ष हैं। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवाद के आग्रहों और व्यक्तित्ववादी दबावों के बीच पीसकर घुटता रहता है, जो समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगतता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। कम से कम दशमलव बिंदुओं के रूप में व्यक्तिगतता बनी ही रहती है। कविता के 32 पंक्तियों में एक परित्यक्त बावड़ी और उसके परिवेश का चित्र है। बावड़ी शहर के बाहर किसी खंडहर का हिस्सा है। उसके ठहरे हुए पानी के अंदर तक सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं यह पता नहीं। यह वर्णन एलियट के स्ट्रीट दैट फॉलो लाइक ए
टीडियस आर्गुमेंट की याद दिलाने वाली शैली में है। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगले वीडियो में मैं ब्रह्म राक्षस कविता के भावार्थ के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।